स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। मध्य प्रदेश में बदहाल सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में थोक सब्जी मंडी के सामने से गुजरने वाली सड़क का बारिश में बुरा हाल है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध किया और मौके पर धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत सड़क निर्माण का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी धरना स्थल से हटे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जलभराव से स्थानीय व्यापारी काफी परेशान हैं। शहर की मुख्य जगह हनुमान चौक के व्यापारियों ने विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और बाजार में नाव चलाई। यहां बारिश की वजह से मार्केट की हालत नर्क जैसी हो गई है और ग्राहकों का दुकान तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड में रामनगर के धनगढ़ी नाले में एक कार नदी को पार करने के दौरान बह गई। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और उसे पार करने के दौरान कार बाढ़ की चपेट में आ गई और तेज बहाव में नदी में बह गई। कार में सवार 6 लोगों को स्थानीय लोगों ने वक्त रहते बाहर निकाल लिया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा पर जमीन के अंदर बने श्रीशैलम पन बिजली प्लांट में आग लग गई। इस बड़े हादसे में 9 कर्मचारियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में खाद की कमी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए और सहकारी समितियों के पास खाद की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में साफ सफाई नहीं होने के खिलाफ बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने मेयर अनीता शर्मा का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों का विवाद भी हो गया और आपस में लड़ाई होने लगी। प्रदर्शन के दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की और विरोध जताने में लगे रहे। मध्य प्रदेश में इंदौर के सर्राफा थाना इलाके में एक बदमाश ने एक ज्वेलरी व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर उसके हाथ से सोने के गहने से भरा बॉक्स लूटा और फरार हो गया। व्यापारी के शोर मचाने के कुछ ही देर बाद आरोपी बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के झंगहा थाना इलाके में सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान कार सवार कार में फंसा रह गया, जिसे गांव वालों ने कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी में मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने के दौरान बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने नियम तोड़कर बिना मास्क के जमकर जश्न मनाया। चिरमिरी में कोरोना के केस ज्यादा संख्या में आने के बावजूद इस तरह का स्वागत खतरे को बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बीजेपी के महामंत्री चंदगीराम यादव का महिलाओं के साथ डांस करने वाला एक वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान का है, जहां पाबंदी के बावजूद ये कार्यक्रम किया गया और बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते हुए त्योहार का जश्न मनाया गया। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ के बीच लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहीं तो इतना पानी है कि सड़कों पर नाव चल रही है, तो कहीं पानी की चपेट में जो भी आया बहता चला गया। जिसकी ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर से आई, जिनमें देखा गया कि कैसे धनगढ़ी नाला अपने उफान पर है और सड़क पर तेजी से बह रहा है। इस बेतहाशा बहते पानी में एक कार भी बुरी तरह फंस गई, जिसमें 6 लोग सवार थे। हालांकि कार जब बीच मझधार में फंसी, उससे पहले ही इसमें बैठे लोगों को निकाल लिया गया। ये चली जाएगी, किसकी है? बच्चे निकालना है तो सही करा, बाकी खाली गाड़ी है ना, कोई बात ना, रहने दो, गाड़ी जा रही है तो यार अब क्या करा जाएगा, कौन पकड़ेगा इसे बताओ। ये रुक रही है, ये गई है। इसके बाद पानी का तेज बहाव आया और ये सेंट्रो कार उसमें बहती चली गई। बताया जा रहा है कि कार मोहान से रामनगर की ओर आ रही थी, लेकिन देखिए कैसे गुलाटी खाते हुए पानी के साथ किसी टीन के पीपे सी पलटती हुई बहती जा रही है। चली गई है ना, रुकेगी।
दरअसल हर बरसात के मौसम में धनगढ़ी नाला इसी तरह उफान पर रहता है, जिसके चलते कई हादसे भी होते रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार कई बार यहां फ्लाईओवर बनाने की बात कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। लिहाजा तेज बहाव के साथ कार 400 मीटर तक बहती चली गई और फिर किनारे लग गई। इसी तरह कार के बहने का एक और वीडियो जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आया है, जहां के दिलावर इलाके में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई और कार सवार 5 लोगों की जान पर बनाई। हालांकि इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन इनकी गाड़ी इस तेज बहते पानी में फंस गई। इस चीख पुकार के बाद देखते ही देखते टाटा सूमो कार पानी में किसी खिलौने जैसी पलटने लगी। पानी इतना तेज था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार इस कार को पलटाकर अपने साथ बहाने की कोशिश करने लगा। पानी बड़ा यार, पानी बड़ा बड़ा पानी है, पानी बड़ा गई। हालांकि इस नजारे को कार सवार किनारे खड़े होकर देखते रहे और मदद की गुहार लगाते रहे। थोड़ी ही देर बाद उनके पास से क्रेन भी पहुंची, लेकिन पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से क्रेन का ड्राइवर भी कुछ न कर सका और किनारे खड़े होकर इस नजारे को देखता रहा, क्योंकि पानी इतना तेज था कि कोई भी उसमें उतरने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इधर मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखा जा रहा है और बीच बीच में हादसे की तस्वीरें भी आती रहती हैं। इसी बीच रायसेन जिले में एक हादसा हो गया, जहां गैरतगंज के भानुगढ़ गढ़ी के पास परासिया नदी में पुलिया को पार करने की कोशिश में एक पिकअप वैन बह गई। पुलिया पर पानी के तेज बहाव की ड्राइवर ने परवाह नहीं की और इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। आप तस्वीरों में देखते रहिए, ये ड्राइवर वैन समेत बह गया। पिकअप वैन तो आगे झाड़ी में फंसी हुई मिल गई, लेकिन ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रायसेन के, मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें हैं, जहां पर पिकअप वैन का ड्राइवर लापता हो गया है। इस तेज बहाव के बीच पिकअप वैन के ड्राइवर ने पुलिया से पिकअप वैन को पार कराने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये वैन पानी के साथ बहती चली गई। बाद में जब तलाश किया गया तो वैन तो आगे कहीं झाड़ी में फंसी मिल गई, लेकिन ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस तरह के हादसे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये वजह है बड़ी लापरवाही की। लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से शबरी, मंगलेर, गोरली नदी समेत सभी नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। इसकी वजह से मुंगेली में घरों के भीतर से नदियां बहने लगी, क्योंकि इन तस्वीरों में दिखने वाला ये लड़का अपने दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन इसके घर के अंदर से पानी की जलधारा कल चोर के साथ इतनी तेजी से बह रही है। यहाँ रहने वाले लोग ही बता सकते हैं कि उनके लिए बारिश क्या आफत लेकर आई है, क्योंकि यहाँ घर के कमरों में पानी है, किचन में पानी है, आने जाने वाले रास्तों में पानी है। ऐसे में कैसे सरवाइव किया जाए। वहीं नक्सली इलाके सुकमा में बारिश के चलते फिर से बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। नदी नाले उफान पर होने से गांव ही नहीं, शहरों में भी पानी ने कब्जा कर लिया है और घरों में इतना पानी घुसा है कि ना तो कोई घर में रह सकता है और ना ही बाहर। इस वक्त एक मकान में हूँ, एक मकान में पूरी तरीके से यहाँ पर पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं, ये पलंग है, यहाँ पर पलंग है और साथ ही साथ इस तरीके से देखा जाए तो इधर पलंग रखा हुआ है, टेबल है और पूरी तरीके से यहाँ पर सामान ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि लगभग जिस तरीके से जल स्तर काफी तेजी से बढ़ता गया है। यही वजह रहा है कि अब जो है पूरी तरीके से घर के अंदर पानी गया है, लोग परेशान हैं। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नदी नालों में पानी बढ़ता जा रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। कि आखिर वे जिस तरीके से जो पानी यहाँ पर घर पे घुसा है, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? नुकसान तो हर साल होता है यहाँ। जैसे पानी ये नाला जगह है, नाली से पूरा नदी से पूरा पानी आके हर साल ऐसा होता है। हर साल लोग वही पूरा हर सामान तो ले जाने नहीं सकते, थोड़ा बहुत सामान रखता है जो महंगी चीज वही नहीं। सुकमा के कई गांव में जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है, लिहाजा इन इलाकों में सड़कों पर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है, क्योंकि लगातार होती बारिश की वजह से जब खाने पीने की चीजें भी मुहैया नहीं हो पाई तो नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना पड़ा। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे होंगे, इस वक्त मैं नाव पर इस पार से लेकर के उस पार जा रहा हूँ। ये कोई नदी या नाला नहीं है,
ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर है, जो कि सुकमा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए जो जगदलपुर बस्तर जाती है। ये वो तस्वीर है जो कल से ही जिस तरीके से आपद की बारिश ने पूरी तरीके से यहाँ पर जाम कर रखा है, सड़कों पर पानी आ गया, शबरी नदी पूरी तरीके से अपने शबाब पर बह रही है। यही वजह है कि अब सड़कों पर भी नाव चलने को जो तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो इस नाव के माध्यम से इस पार से उस पार तक लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि कुदरत का जो आपद की जो बारिश है, ऐसे कब तक के चलेगी और कब तक के सड़कों पर नाव चलने के लिए जो मजबूर होगा। इसके अलावा भारी बारिश से सुकमा में नदी और नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। खेतों में इतना पानी है कि किसानों की फसल चौपट हो गई है। ऐसे में अगर उचित आर्थिक मदद जल्द न मिली तो किसानों के लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं मौजूद हूँ, जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें या किसी नाले या नदी की तस्वीरें नहीं है, एक खेत है, किसान का खेत है। जिस तरीके से खेतों में यहाँ पर पानी भराव जैसा स्थिति यहाँ पर निर्मित हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से फसलें जो है पूरी तरीके से खराब होने को है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान है। एक तरफ जिस तरीके से कहीं ना कहीं बारिश का कहर ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए भी एक बड़ा परेशानी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शंकर, इंडिया न्यूज, सुकमा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी इतनी बारिश हुई कि नदी नाले समंदर में तब्दील हो गए। टाडा नदी और हालोन नदी में पानी इतना है कि रास्ते लबालब भरे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी पानी से राहगीर जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। भोपाल में भी बालाघाट जैसा ही नजारा दिखा। यहाँ भी नाले उफान पर हैं। भोपाल के बड़े तालाब की जीवनदायिनी कुलांसी नदी में भी पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से खजूरी पिपलिया सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा है। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इस पानी को पार करते देखे। और वहीं गुजरात के कई इलाकों में तो 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस बारिश से सरदार सरोवर बांध में करीब 56.39% तक पानी जमा हो चुका है, जबकि राज्य के 100 से ज्यादा बांध इस समय 90% तक भर चुके हैं। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात में इसी तरह भारी बारिश की आशंका जताई है। लिहाजा सौराष्ट्र में हो रही बारिश के कारण भादर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। हालांकि इससे पहले 5 गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा, ताकि डैम से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ से निपटा जा सके, क्योंकि इस पानी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही है, जिसने सूरत की सूरत बिगाड़ दी है। ये तस्वीरें वहीं की हैं जो शहर का हाल बयां करती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आलम यह है कि शहर की गलियां लबालब पानी से भरी हैं। दरअसल सूरत के आसपास की 5 खाड़ियों में से 4 खाड़ियां ओवरफ्लो हो गई हैं। वहीं शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली तापी नदी पर बने उकाई बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ा। तो रास्ता मान लो पानी आप देख सकते हैं सूरत का उधना विस्तार है, जहाँ पे जो काकरा पर जो खाड़ी आई हो, वहाँ का बरसात के कारण जो खाड़ी भर जाने की वजह से जो खाड़ी का पानी वो लोगों के घर तक जा पहुँचा था। गली रोड पर सब नाला सामान हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जिस तरह से खाड़ी में जो पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया था, जिसको लेके सूरत महानगर पालिका द्वारा 300 से 400 लोगों को स्थलांतर किया था। जिसके बाद 2 दिन बारिश रुक जाने की वजह से जो खाड़ी का पानी था पूरी तरह से उतर गया था। लेकिन आज सुबह फिर से बारिश शुरू होने की वजह से लोगों को फिर से एक बार जो पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कतें। गुजरात के कच्छ में तो सबसे अधिक 150% बारिश दर्ज की गई, यानी इतनी बारिश कि लोग घरों में कैद हो गए, क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से वहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। इतना ही नहीं, गुजरात के गोंदिया जिले में तो पिछले 3 दिनों से भारी बारिश जारी है। गुरुवार रात से ही गोंदिया की सभी 8 तहसीलों में पानी का कहर देखा गया। इस बारिश का असर यह हुआ कि उत्तर गोंदिया को दक्षिण से जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास में पानी जमा हो गया, जबकि इसके आगे की सड़क बह गई और पानी उसके ऊपर से बहता दिखा। कुल मिलाकर बारिश ने अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में तबाही मचा रखी है, क्योंकि वलसाड, नवसारी, जलालपुर, चौयारसी, चीखली, गणदेवी में 4 से 5 इंच बारिश हुई है और इसने सारे काम ठप कर दिए हैं। और भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर से बंगाल तक तबाही मचाई हुई है। इतना पानी है कि कई बड़े बड़े डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। जब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चनाब नदी पर बने सलाल पुल की हैं, जहां बारिश के बाद डैम के गेट खोल दिए गए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा में कंगसबाती जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि बांकुरा में पिछले 24 घंटों में लगातार भारी बारिश हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले सलाल पावर स्टेशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि बांध के गेट 22 अगस्त को सुबह 5:45 पर खोले जाएंगे, लेकिन भारी बारिश के कारण जलाशय में जमा हो रही सिल्ट के चलते गेट एक दिन पहले ही खोल दिए गए हैं। साथ ही लोगों से नदियों के किनारों से दूर रहने की अपील भी की गई है। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिम्स प्रबंधन को इसकी सूचना दी। सुरक्षाकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें तत्काल हटाने और नए पुलिसकर्मियों को तैनात करने को कहा गया है। अभिनेता दिलीप कुमार के भाई असलम खान का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कोविड-19 से संक्रमित थे और मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी भी थी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना के नाम भी चिट्ठी लिखी है। पीएम ने रैना को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रैना ने पीएम मोदी की चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर कर उनका आभार जताया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सीएम ने चुनाव को देखते हुए अधिकारियों से तेजी से काम करने को कहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल के केंद्रीय जेल में इस साल भी कैदी भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी कैदी दूरी बनाकर और मास्क लगाकर मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक कलाकार ने चॉकलेट से गणेश जी की आकर्षक मूर्ति तैयार की है और कोरोना को भगाने का संदेश दिया है। गणेश जी की मूर्ति के पास डॉक्टर और पुलिस की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर कोरोना से लड़ाई का इतिहास भी दिखाया गया है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 214 अंक उछलकर 38,434 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 59 अंक ऊपर चढ़कर 11,371 पर बंद हुआ। सुशांत मामले में सीबीआई अब जांच तेज कर चुकी है। पहले दिन सीबीआई ने जांच में किन किन लोगों से पूछताछ की और इस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है, ये आपको बताएंगे। दे दी गई क्योंकि बारिश के कारण बहकर आई मिट्टी में दफ्न गाड़ियां, घरेलू सामान समेत कई चीजें अभी तक बाहर नहीं निकाली जा सकी। इतना ही नहीं, इस मिट्टी में भगवान भी दब गए। हैरान कर देने वाली तस्वीरें जयपुर के गलता तीर्थ से आई हैं। देखिए कैसे बारिश के बाद यहाँ पर भगवान पिछले 6 दिन से 5-5 फीट मिट्टी में दब। कैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और शिव जी की प्राचीन मूर्तियां मिट्टी के मलबे में दब गई थीं। हालांकि अब इन मूर्तियों के आसपास से मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जयपुर का प्राचीनतम मंदिर गलता जी का मंदिर, जहां पापड़ा बालाजी का मंदिर है, आप देख सकते हैं किस तरह यहां मिट्टी जमा हो गई, क्योंकि ये प्राचीनतम मंदिर पहाड़ों पे बना हुआ है और यहां मिट्टी के टीले थे। तेज बारिश के कारण मिट्टी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और जो भगवान जी की मूर्ति थी वो 5 फीट तक मिट्टी तक से दब गई। दरअसल 14 अगस्त को जयपुर में तेज बारिश की वजह से रेत और मिट्टी के टीलों में कटाव हुआ, जो बारिश के पानी में बहकर गलता तीर्थ तक पहुंच गया। लिहाजा इन मूर्तियों के अलावा मंदिर में 20 से 25 फीट गहरे कुंड में भी मिट्टी भर गई और पूरा कुंड समतल हो गया। है मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जहां ये समतल लग रहा है। यहाँ पर 20 से 25 फुट गहरा कुंड बना हुआ था, जहां पर वेद और मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन बीते दिनों जिस तरह बारिश आई, पहाड़ों से मिट्टी के जो टीले बने हुए थे वो बहकर बारिश के कारण यहाँ आ गए और ये कुंड जो कि 20 से 25 फीट गहरा था, ये मिट्टी में समा गया। दरअसल गलता तीर्थ रामानुज संप्रदाय के प्रमुख पीठ में से एक है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं, लिहाजा चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए गलता तीर्थ की अपनी मान्यता है। लेकिन इस पीठ के प्रमुख अवधेशाचार्य महाराज ने बताया कि 1981 के बाद पहली बार बारिश की वजह से ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला है। मंदिरों में जो मिट्टी भरी थी, उस मिट्टी को निकालने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगा था और अब जो स्थिति हुई है वो भी इसी तरह की है। इसके पहले 2012 में भी हुई थी और मैं बार बार शासन को इस बात के लिए पत्र लिख करके अवगत कराता रहा हूं कि ये जो क्यारा बांध उस समय 1981 में ध्वस्त हुआ था, उसका पुनर्निर्माण पूर्ववत करना बहुत आवश्यक है। 14 अगस्त को जयपुर में हुई बारिश के दौरान तो मंजर बेहद खौफनाक था ही, लेकिन मिट्टी की इन तस्वीरों को देखने के बाद डर इस बात का है कि कहीं मिट्टी के नीचे दबकर किसी की मौत न हो गई हो।
और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ते हैं। This one. Oh, there's a little chotu one. Chotu tomatoes. Ding ding. मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है। इंदौर पुलिस के कई वीडियोस वायरल हुए हैं जहां वो अपराधियों का जुलूस निकालते हैं और लोगों से माफी मंगवाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंदौर पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा और बीच सड़क लोगों के सामने उनसे उठक बैठक कराई। बदमाशों ने जमीन पर लेटकर लोगों से माफी मांगी, जिसे देखकर लोग बालकनी से निकले और तालियां बजाने लगे। बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट आरती सिंह अक्सर अपने फोटो और वीडियो साझा कर फैंस से जुड़ी रहती है। आरती सिंह का एक वीडियो सबका खूब ध्यान खींच रहा है, जिसमें वो सलमान खान के गाने कैरेक्टर ढीला पर अपने पापा के साथ डांस करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर कर आरती ने अपने पिता को याद किया, साथ ही उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी दी। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जांच एजेंसी दिशा सालियान मामले की भी जांच करेगी और अगर इन दोनों केस में कोई कनेक्शन है तो वो भी सीबीआई सामने लेकर आएगी। वहीं सीबीआई दिशा से जुड़ी कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। जो अभी एफआईआर दर्ज है उसी की जांच करेगी। लेकिन जैसा कि सवाल उठ रहे थे कि क्या दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन को, अगर कोई ऐसा कनेक्शन है तो इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी सीबीआई। इस मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीबीआई अब इस मामले में जुट गई है, जांच कर रही है। आज पहला दिन है सीबीआई की जांच का। कल मुंबई पहुंची थी सीबीआई की टीम और आज दिन भर सीबीआई की टीम ने सुशांत के स्टाफ से पूछताछ की है। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि अलग से कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन इसी एफआईआर में दिशा सालियान की मौत की जांच भी करेगी सीबीआई की टीम। यानी कि अगर दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच कोई कनेक्शन है तो उसको भी सामने लेकर आएगी, उस पर से भी पर्दा उठाएगी सीबीआई की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उर्वशी खोना इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। उर्वशी, बड़ी खबर है ये, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाया है और महाराष्ट्र में सवाल उठाया था नारायण राणे ने। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। अब यह खबर मिल रही है कि इस कनेक्शन को जांचेगी सीबीआई। जी, दिशा सालियान को लेकर अगर कोई कनेक्शन है या नहीं, इस चीज का प्रूफ तो वाकई जाहिर सी बात है होगा। पर फिलहाल सीबीआई की टीम जो फिलहाल इंट्रोगेट कर रही है या पूरे प्रूफ को इनिशिएट कर रही है, वो सारा सुशांत सिंह राजपूत मामले के डेथ को लेकर है, जहां पे हम देखते हैं कि आज का पूरा पहला दिन सीबीआई टीम का अगर हम देखें तो पूरी तरह से एक बहुत ही हेक्टिक डे रहा है, जहां पे 5 अलग अलग टीम 5 अलग अलग जगहों पे जो है इंट्रोगेट कर रही है, प्रोब कर रही है। कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क देखा जा रहा है तो वहीं कहीं पे ट्रांसलेशन कामकाज चल रहा है। इतना ही नहीं तो सैमुअल मिरांडा और वहीं नीरज जो कि कुक है सुशांत सिंह राजपूत का, उनका अब तक जो है स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है। और सैमुअल मिरांडा का स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग हो गया है, क्वेश्चनिंग हो गया है, इंट्रोगेशन हो गया है। वहीं हम देखते हैं कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में यहाँ पे फिलहाल कुछ ऑफिशियल्स हैं अंदर, यहाँ पे एक जगह कहीं पे ट्रांसलेशन का कामकाज चल रहा है, क्योंकि ये सारे जो केस पेपर्स थे वो मराठी में थे, तो उनको लेकर जो है वो ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। वहीं जो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क का, क्योंकि ये एक आउटसाइड एजेंसी के ऑफिशियल के सामने उनको पंच बनाकर जो है ये डॉक्यूमेंट सारे हैंड ओवर किए जाते हैं विद प्रॉपर सिग्नेचर्स। क्या सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, क्या नहीं थे, वो सारी चीजें। वहीं नीरज को लेकर 13 और 14 जून को क्या सारी चीजें हुई थी, उस चीज को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या किस यानी कि वापस जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है और इसी सिलसिले में सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज से पूछताछ इस वक्त चल रही है सीबीआई की। और सैमुअल मिरांडा जो कि पूर्व मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत के, उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है। आगे कोई डेवलपमेंट होता है उर्वशी फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और इस बीच सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर एनके सिंह ने कहा है कि सुशांत मामले की जांच में सीबीआई पर भारी दबाव है। किस में कोई राजनीतिक दबाव तो होता है, तो दबाव जो होता है वो कुछ करप्शन के केस में होता है जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व्ड हैं, और सीबीआई वही सीबीआई नहीं जो पहले था, लेकिन फिर भी सीबीआई है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक यंग जो कि उभरता हुआ एक इतना बड़ा कलाकार था और उसकी मृत्यु हो गई, और राजनीति इस पर काफी हो चुका है। अब सीबीआई जांच करेगी तो ऊपर से फिर राजनीति होगा, मैं इसकी संभावना नहीं के बराबर देखता हूं। दरअसल सुशांत केस में सच का पता लगाने के लिए सीबीआई को अपनी जांच 14 जून की बजाय 8 जून से शुरू करनी होगी, क्योंकि सुशांत की मौत से 6 दिन पहले यानी कि 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई थी, और सुशांत की मौत का कनेक्शन कहीं ना कहीं दिशा सालियान की मौत से जुड़ा है, अब जिसकी सीबीआई जांच भी करेगी। दरअसल अब दिशा सालियान की मौत के बाद खुलासा हुआ है कि दिशा का फोन उनकी मौत के बाद भी चालू था, और उससे एक बार नहीं 4 बार कॉल की गई। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का कनेक्शन बार बार कई सवाल खड़े कर रहा है। दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी और सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी। 8 से 14 जून के बीच कई रहस्यमयी राज छिपे हैं। इन्हीं में से सबसे बड़े राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि दिशा की मौत के बाद भी उनके फोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप भी ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन अब आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि दिशा सालियान की मौत 8 और 9 जून की दरमियानी रात 12:55 पर हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 14वीं मंजिल से कूदकर दिशा ने खुदकुशी की थी, लेकिन मौत के बाद भी रिया के फोन से कई व्हाट्सएप कॉल हुई। पहली व्हाट्सएप कॉल सुबह 1:34 पर हुई, दूसरी व्हाट्सएप कॉल 2:04 पर हुई, तीसरी व्हाट्सएप कॉल 3:05 पर हुई, और चौथी व्हाट्सएप कॉल सुबह 3:42 पर हुई। मतलब दिशा की मौत के बाद लगातार उनके फोन से व्हाट्सएप कॉल की गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था और ये कॉल किसे की गई, क्योंकि मरने के बाद खुद दिशा तो फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती। उससे भी बड़ा सवाल ये है, दिशा की मौत के 6 मिनट के अंदर यानी 1:01 पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मौके पर पहुंचने के बाद भी दिशा का फोन पुलिस ने जब्त क्यों नहीं किया, और दिशा के फोन से जिन जिन लोगों को कॉल किया गया उनकी जांच क्यों नहीं हुई। आखिर वो कौन था जो दिशा से फोन पर बात कर रहा था, ये बात पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री में दिशा सालियान का केस सबसे बड़ी कड़ी है। सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने से पहले सीबीआई को दिशा की मौत की गुत्थी को सुलझाना होगा। उन तमाम सबूतों पर नजर डालनी होगी जो दिशा और सुशांत की मौत में कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक दिशा सालियान की हत्या की गई थी, और हत्या से पहले दिशा ने सुशांत से फोन पर बात की थी। सुशांत दिशा की हत्या के बारे में सब जानते थे। ऐसे में सुशांत और दिशा के बीच 8 जून को क्या बात हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं सुशांत केस में शक की सुई रिया चक्रवर्ती पर है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे देखकर लगता है कि इस स्टोरी में स्क्रिप्ट में सिर्फ रिया नहीं है, एक मंझा हुआ डायरेक्टर भी शामिल है, क्योंकि 8 जून को रिया खुद अपनी मर्जी से सुशांत के साथ सारा रिश्ता तोड़कर उनके घर से चली गई। लेकिन अब उसी 8 जून की एक चैट सामने आई, जिसमें रिया चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से बात कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि रिया अगर सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो महेश भट्ट से इतनी बात क्यों करती थी? कहीं रिया और महेश ने मिलकर सुशांत को जख्म तो नहीं दिए? ये तस्वीरें हैं 71 साल के महेश भट्ट और 28 साल की रिया चक्रवर्ती की। उम्र के लिहाज से दोनों का रिश्ता दादा पोती का होना चाहिए, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ सट कर बैठे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसमें महेश भट्ट ने रिया को पीछे से पकड़ रखा है। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल हो रहा है कि रिया अगर सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो रिया का अटैचमेंट महेश भट्ट से इतना क्यों था? 8 जून को रिया खुद अपनी मर्जी से सुशांत से सारा रिश्ता तोड़कर उनके घर से चली गई थी, और जो टीवी स्क्रीन पर आप महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच चैट देख रहे हैं, इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये चैट 8 जून का है। मतलब सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच बातचीत हुई। इस चैट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि रिया और महेश भट्ट के बीच सुशांत को लेकर बात हुई।
8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को लिखा, आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। आपको बता दें कि चैट में रिया खुद को आयशा बता रही हैं। दरअसल रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में आयशा का किरदार निभाया था। इसके बाद महेश भट्ट ने रिप्लाई देते हुए लिखा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। इस पर रिया कहती हैं, कुछ हिम्मत मिली है और आपने फोन पर मेरे पिताजी के बारे में जो कुछ कहा था उसने मुझे उनके लिए मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। वो आपको हमेशा इतना खास होने के लिए प्यार और धन्यवाद देते हैं। जिस पर महेश भट्ट जवाब देते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। रिया कहती हैं, कोई शब्द नहीं है, सबसे अच्छी भावनाएं मुझे महसूस होती हैं जो मैं आपके लिए महसूस करती हूं। महेश भट्ट लिखते हैं, बहादुर होने के लिए धन्यवाद। रिया के चैट से साफ है कि रिया महेश भट्ट के कितने करीब हैं। इससे यह भी मालूम होता है कि रिया की पर्सनल लाइफ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी महेश भट्ट का हाथ जरूर होता था और इस बात की तस्दीक भी रिया और महेश भट्ट के बीच हुई चैट का अगला हिस्सा करता है। रिया लिखती हैं, किस्मत का शुक्रिया जो उसने मुझे आपसे मिला दिया। आप सही हैं, हमारे रास्ते इस दिन के लिए ही मिले थे, सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ अलग है। आपका कहा एक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंजता है और आपके असीमित प्यार का गहरा प्रभाव महसूस होता है। इसके जवाब में महेश भट्ट कहते हैं, हाँ, अगर मैं काम ना आ सका तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं। इस चैट से समझ सकते हैं कि महेश भट्ट और रिया एक दूसरे के कितने करीब थे। इन दोनों की नजदीकी इस चैट से पहले भी कई बार नजर आ चुकी है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या ये व्हाट्सएप चैट सीबीआई के लिए बड़ा सुराग बन सकती है? क्या सुशांत की मौत को इस चैट से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या सीबीआई महेश भट्ट और रिया से पूछताछ करेगी? क्या इस चैट से सुशांत की मौत का राज खुलेगा? मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में 3 हफ्ते पहले महेश भट्ट से पूछताछ की थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद सीबीआई महेश भट्ट से पूछताछ करेगी? क्योंकि रिया और महेश भट्ट का व्हाट्सएप चैट सीबीआई के लिए बड़ा सुराग साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए आम चुनाव और उपचुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के आयोजन के लिए नियम कायदे बताए गए हैं। दिशा निर्देशों में उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। मास्क, दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान इन गाइडलाइंस में दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान उम्मीदवार नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र ऑनलाइन भर सकेंगे। वहीं चुनाव के दिन एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1000 मतदाताओं के रहने का प्रावधान बनाया गया है। मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने दिव्यांगों, बुजुर्गों और कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा का प्रावधान भी दिया है। वहीं मतदान के दिन वोट डालने के लिए वोटर्स को दस्ताने पहनकर ईवीएम का बटन दबाने दिया जाएगा। चुनाव आयोग कंटेनमेंट जोन के लिए अलग से उस वक्त के हालात को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी करेगा। चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों को नियमों के साथ रैलियां निकालने की अनुमति दी जाएगी। वोटिंग के दिन अधिकारी को अगर जरूरत पड़ी तो मतदाता की पहचान के लिए उसका मास्क हटवाकर अधिकारी जांच कर सकेगा। छत्तीसगढ़ में दलदल में फंसे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के फिंगेश्वर वन इलाके के बनगवा में हाथी का एक बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर दलदल में फंस गया। बड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को दलदल से बाहर निकाला गया। गाड़ी! मध्य प्रदेश में इंदौर के द्वारकापुर इलाके में पुलिस ने 2 आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस ने इन आरोपियों से उसी इलाके में उठक बैठक करवाई जहां इन दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के हौदापुरवा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर 25 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी युवक ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। इस घटना से घर में कोहराम मच गया। झारखंड के साहिबगंज इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 12:07 पर महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिलाओं ने तीज के लिए उपवास रखे और भगवान से पति की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करती देखी गई।
के घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी के घर में पधारो। साफ सफाई के मामले में देश में इंदौर पहले स्थान पर आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मी महिलाओं का सम्मान किया। कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं पर फूल बरसाए और उनकी आरती उतारी। और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं।